हाँ पहले बता देंगे राहुल जी, पहले बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हेडिंग लिखो, एक बार हम रेनबो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ जो टॉपिक्स हमारे ऐसे लग रहा है कि हमें एक बार इनको अच्छे डीपली पढ़ना चाहिए, हो सकता है इनसे डीपली सवाल पूछ लिए जाए, तो इनकी बात आज हम कर ही लेते हैं। जैसे मैं रेनबो की बात करती हूँ, रेनबो को आप क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। रेनबो को आप क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, ये बनता किसके कारण है? तो वातावरण में एक घटना होती है प्रकाश की, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन की, ठीक है। जितेंद्र शर्मा, गुड मॉर्निंग मैम, टुडे इज माय बर्थडे। ओके, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आप भी बोल सकते हैं, अदर जो स्टूडेंट्स है। भाई जितेंद्र शर्मा का बर्थडे है आज, जितेंद्र शर्मा का बर्थडे है। विश यू ए वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, लिव ए लॉन्ग। ठीक है जितेंद्र, एक अच्छा दिन है आज आपके लिए, और खुशी हुई हमें भी जान के कि आपका बर्थडे है आज। चलो आप बर्थडे विश करो, मैं पढ़ाती हूँ। रेनबो इंद्रधनुष है, ठीक है। इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। देखो इंद्रधनुष सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है परावर्तन को समझने के लिए। यानी जब इंद्रधनुष बनता है तो परावर्तन की घटना भी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? परावर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, साथ में अपवर्तन की घटना भी होती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके साथ साथ में प्रकीर्णन की घटना भी होती है। प्रकीर्णन की घटना भी होती है। जब ये सारी वायुमंडलीय घटना होती है तो किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है, रेनबो का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए देखो परावर्तन की घटना भी होगी, अपवर्तन की घटना भी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होगी, और प्रकीर्णन की घटना भी होगी। तो इन सब घटनाओं से मिलकर किसका निर्माण होगा? रेनबो का निर्माण होगा, इंद्रधनुष का निर्माण होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो रेनबो बनता है, ये जो इंद्रधनुष बनता है, ये दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहले को आप कहेंगे प्राइमरी रेनबो। इसको मैंने क्या लिख लिया? इसको मैंने लिख लिया प्राइमरी रेनबो, ठीक है। यानी आप इसे हिंदी में क्या लिख लेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष। आप इसे क्या लिख लेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। दूसरा जो रेनबो बनता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको दो रेनबो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कौन सा धुंधला दिखाई देता है, कौन सा क्लियर दिखाई देता है, इन सब की बात अभी करेंगे। तो रेनबो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट को आप क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरे को आप कहेंगे सेकेंडरी रेनबो। आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी रेनबो। थोड़ा ध्यान से समझना, इसको आप क्या कहेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष। बिल्कुल सन के क्या बनता है? अपोजिट साइड में। सन के अपोजिट साइड में ही बनेगा। सपोज दैट, तुलना करो, इधर सन निकल रहा है, इधर सूर्य निकल रहा है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, अगर इधर सूर्य निकल रहा है तो सूर्य का प्रकाश इधर ही तो जाएगा, तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो सन तो इधर है और इंद्रधनुष इधर बन रहा है, यानी सन के जस्ट अपोजिट साइड में क्या बन रहा है? इंद्रधनुष बन रहा है, रेनबो बन रहा है। याद रखना, सन जिस साइड में होगा उस साइड में तो बन ही नहीं सकता। हम ये बात सोच सकते हैं। अरे ग्रामीण इलाके के अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है, बच्चे हैं, आप सबने तो देखा होगा कि हमारे घर पे जो फवारे चलते हैं खेतों में, और अच्छा जब धूप निकल रही होती है, जैसे आज का दिन है, बिल्कुल क्लियर है और अच्छी धूप निकल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई वाला दिन हो, आज का भी अच्छी धूप निकल रही है। अगर इस टाइम पे जब फव्वारे चल रहे होते तो कई बार आपने देखा होगा कि आप फव्वारे को सूरज की अपोजिट साइड में सेट करो थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल उसको एक जगह सेट करके रुक जाओ, आपको खुद को वहां रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। उस एनवायरमेंट में भी आपको रेनबो बनते हुए दिखाई देगा। तो सन के जस्ट अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। सिंपल सी बात है।
ठीक है। अब देखो प्राइमरी रेनबो कौन सा हो गया, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी रेनबो यानी कि तृतीयक इंद्रधनुष। अब मेरी बात सुनो, ये प्राइमरी रेनबो कब बनता है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रेनबो कब बनता है, क्या पूछ रहे हैं आप, एक बार अशोक रुक जाओ। जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ये प्राइमरी रेनबो कब बनता है, जब एक बार परावर्तन की घटना होती है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रेनबो कब बनता है, जब एक बार परावर्तन की घटना होती है और 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत बार आ चुका है कि अगर एक बार परावर्तन की घटना हो और 2 बार अपवर्तन की घटना हो तो बनने वाला रेनबो प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा। तो आप क्या कहेंगे, वो प्राइमरी रेनबो होगा। तो इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से आप लिख लेना कि जब एक बार परावर्तन की घटना होगी और 2 बार अपवर्तन की घटना होगी तब किसका निर्माण होता है, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वो इंद्रधनुष कौन सा बनता है, आपका प्राथमिक इंद्रधनुष वहां पे बनता है। इतनी याद रखेंगे। फिर देखो इसके बाद ये जब प्राइमरी रेनबो बनता है, जैसे मैं यहां पे बना देती हूं, ये जब प्राइमरी रेनबो बनता है इस तरीके से 7 कलर होते हैं इसमें। देखो प्राइमरी रेनबो का जो सबसे बाहर वाला कलर होता है जो हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, लाल रंग होता है। प्राइमरी रेनबो हमें चमकीला दिखाई देता है। प्राथमिक रेनबो है ये दूसरे की तुलना में, सेकेंडरी की तुलना में चमकीला, शाइनिंग, चमकीला और ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। चमकीला और ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। कारण क्या होता है, क्योंकि आपको पता है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तो इसका परिकीर्णन क्या होता है, कम से कम होता है। तो ये रंग बिखरता नहीं है, एक जगह इकट्ठा रहता है तो हमें ज्यादा क्लियरिटी से दिखाई देता है। तो प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी की तुलना में शाइन क्यों करता है, चमकीला क्यों होता है, इसीलिए होता है बिकॉज जो प्राइमरी रेनबो होता है इसका सबसे बाहर वाला कलर कौन सा होता है, रेड होता है। सबसे बाहर वाला कलर कौन सा होता है, रेड होता है। और सबसे अंदर वाला जो कलर इसका होता है, अंदर वाला कलर, सबसे अंदर वाला कलर होता है वो कौन सा होता है, वोयलेट होता है, यानी कि बैंगनी होता है। सबसे अंदर वाला कलर कौन सा होता है, वोयलेट होता है, बैंगनी होता है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। देखो बैंगनी रंग के साथ जो हमारी आंखें कोण बनाती है, बैंगनी रंग के साथ हमारी आंखें कोण बनाती है 40 डिग्री 8 मिनट का। ध्यान रखना, बैंगनी कलर आपको तब दिखाई देगा जब आप बैंगनी कलर के साथ हमारी आंखें कितने डिग्री का कोण बनाती है इंद्रधनुष में, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। जबकि रेड कलर के साथ 42 डिग्री 8 मिनट का क्या करती है, कोण बनाती है। 42 डिग्री 8 मिनट का क्या करती है, कोण बनाती है। ठीक है, पोलेरॉइड ग्लास में, हाँ बिल्कुल पोलेरॉइड ग्लास में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पोलेरॉइड, अभी पढ़ाऊंगी पोलेराइड को मैं अच्छे से, क्योंकि जब अपन पोलराइजेशन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवण अभी हम पढ़ने वाले हैं, तब मैं पोलेरॉइड को पढ़ाऊंगी। हेपेटाइट आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोसेलुलोज सुना होगा, उसकी बात अभी हम करेंगे। एक बार बस प्राइमरी रेनबो को समझो, रिवाइज करो। प्राइमरी रेनबो कब बनता है, जब एक बार परावर्तन की घटना होती है और 2 बार क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो किसका निर्माण होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखो प्राइमरी रेनबो है वो सेकेंडरी रेनबो की तुलना में ज्यादा शाइन करता है, ज्यादा चमकीला होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सबसे बाहर वाला कलर होता है वो क्या, रेड होता है, और रेड का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे अंदर वाला कलर कौन सा होता है, बैंगनी होता है। तो सबसे बाहर वाले कलर के साथ यानी रेड कलर के साथ हमारी आंखें अगर लाल रंग को देख रही है इंद्रधनुष में, तो वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, आप क्या कहेंगे, 42 डिग्री 8 मिनट के कोण पर हम रेड कलर को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अंदर वाला कलर है बैंगनी कलर, बैंगनी कलर के साथ हमारी आंखें कितने डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। यानी दोनों कलर के बीच केवल और केवल कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। फिर भी हम रेड कलर को क्लियर देख पाते हैं जबकि बैंगनी कलर को क्लियर नहीं देख पाते। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी रेनबो हो गया, प्राथमिक इंद्रधनुष हो गया।
अब हम ऐसे किसकी बात करते हैं, हम द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करते हैं। देखो ये द्वितीय जो इंद्रधनुष है, सेकेंडरी रेनबो है, जस्ट उल्टा हो जाएगा किसके, प्राइमरी रेनबो के। उल्टा कैसे हो जाएगा, सबसे पहले देखो सेकेंडरी रेनबो कब बनेगा, ये बात आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। तो आप क्या लिखेंगे, जब 2 बार परावर्तन होगा प्लस 2 बार अपवर्तन होगा। इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिख लेनी है। जब 2 बार परावर्तन की घटना होगी और 2 बार अपवर्तन की घटना होगी तो ही हमें क्या दिखेगा, सेकेंडरी रेनबो दिखेगा। देखो सेकेंडरी रेनबो है, ये प्राथमिक रेनबो की तुलना में कैसा होता है, धुंधला होता है। ठीक है, धुंधला होता है यानी कि हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। धुंधला क्यों होता है, क्योंकि सेकेंडरी रेनबो का जो सबसे बाहर वाला कलर है, ये कैसा होता है, बैंगनी होता है, वोयलेट होता है। अभी मैंने कहा जस्ट उल्टा होता है किसके, प्राइमरी रेनबो के। तो इस रेनबो का जो सबसे बाहर वाला कलर है ये कैसा होता है, बैंगनी होता है, वोयलेट होता है। जबकि सबसे अंदर वाला कलर कौन सा होता है, रेड होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि रेड कलर तो अंदर चला गया, जब रेड कलर अंदर चला गया तो रेड कलर के साथ तो हमारी आंखें वो कोण नहीं बना पाएगी जो 42 डिग्री 8 मिनट का बना रही थी। तो हम रेड कलर को ही क्लियर देख पाते, जबकि रेड कलर तो अंदर चला गया। इसी वजह से ये जो रेनबो है, बैंगनी कलर बाहर होता है तो रेनबो हमें कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये बैंगनी कलर है ना, बैंगनी कलर के साथ हमारी आंखें 54 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, 54 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। जबकि रेड कलर के साथ यहां पे अंदर वाला कौन सा कलर है, रेड है। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूं एक बार। रेड कलर के साथ हमारी आंखें 50 डिग्री 8 मिनट का क्या करती है, कोण बनाती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ऐसे गिच पिच सी हो चुकी है, रिवाइज करते करते एक बार लिख लेते हैं दोबारा। गुड मॉर्निंग बलवीर सिंह शेखावत। देखो सबसे पहले हम प्राइमरी रेनबो की अगर बात करें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं प्राइमरी रेनबो। देखो ये होता है आपका प्राइमरी रेनबो, जैसे मैंने बना दिया, ये आपका प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, ये प्राइमरी रेनबो कब बना, आप क्या कहेंगे, जब 1 बार परावर्तन की घटना हुई प्लस 2 बार क्या हुई, अपवर्तन की घटना हुई। 2 बार अपवर्तन की घटना हुई तो क्या बन गया, प्राइमरी रेनबो बन गया। ठीक है, अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी को बोलते हैं जब 1 बार परावर्तन और 1 बार अपवर्तन हो गया। अभी रुको राहुल, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन मिलकर क्या बना लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बना लेते हैं। तो ये थोड़ी सी इंटरनल बात है, सोचने पे ये बात समझ में आएगी कि हमने क्या पढ़ा था कि 1 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद उसका क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए फिर उसका परावर्तन होता है, उसे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो हो गया ना, 1 बार परावर्तन हो रहा है, 1 बार अपवर्तन हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे समझना है। जो इसका सबसे बाहर वाला कलर है इसको आप क्या बोलते हैं, रेड कलर बोलते हैं, लाल रंग बोलते हैं। किसका, इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष का सबसे बाहर वाले कलर को आप क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी है वो रेड कलर होता है। और रेड कलर के साथ हमारी आंखें 42 डिग्री 8 मिनट का क्या करती है, एंगल बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सबसे अंदर वाला कलर होता है इसको बोलते हैं आप वोयलेट, वोयलेट यानी कि बैंगनी। और बैंगनी कलर है वो सबसे अंदर की तरफ होता है और इसके साथ हमारी आंखें 40 डिग्री 8 मिनट का क्या करती है, कोण बनाती है, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। और प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। इतनी बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं। मैं रिवाइज कर रही हूं केवल, ये आपका सेकेंडरी रेनबो है। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, जब 2 बार क्या होता है, परावर्तन होता है प्लस 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। आप इसको सीधा ये भी लिख सकते हैं कि 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
बताओ जल्दी, क्या मैं लिख सकती हूं क्या कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? मैंने क्या लिखा कि सेकेंडरी रेनबो कब बनेगा? जब 2 बार अपवर्तन की घटना होगी और 2 बार परावर्तन की घटना होगी। क्या मैं इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकती हूँ क्या कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? देखो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि थोड़ा कैसे पढ़नी होती है फिजिक्स को, उसका ध्यान रखना। बोल सकते हैं, बिल्कुल राहुल बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक बार परावर्तन और एक बार अपवर्तन होने को आप क्या कह देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सिंपल सी बात है, सेकेंडरी रेनबो कब बन रहा है? जब 2 बार परावर्तन हो रहा है और 2 बार अपवर्तन हो रहा है, या फिर 2 बार क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो इसका सेकेंडरी रेनबो का जो बाहर वाला कलर होता है ये कौन सा होता है? बैंगनी होता है। और अंदर वाला होता है ये कौन सा होता है? आपका लाल होता है। बैंगनी कलर के साथ हमारी आंखें 54 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, जबकि लाल रंग के साथ हमारी आंखें 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। सेकेंडरी रेनबो प्राथमिक की तुलना में कैसा होता है? धुंधला होता है। कैसा होगा? धुंधला होगा। मुझे जल्दी से बताओ, अब ये रेनबो समझ में आया आपको? देखो मैं पहले पढ़ा सकती थी इसको, लेकिन मैंने सोचा कि इतना तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये चीजें समझने वाली नहीं है। यहाँ आपको चीजें याद करनी है कि प्राइमरी रेनबो कब बनेगा? जब एक बार परावर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा। जल्दी बताओ अशोक कुमार, क्या हुआ? परवीन कुमार समझ में आ गई? सुनील भाई समझ में आ गई? गौरविंदर को यस, ओके 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 ओके। ऐसे ही नोट्स बना लेना, ठीक है? चलो आगे। चलो अब ये रेनबो कंप्लीट हो गया है। अब देखो कुछ बातें और छूट गई थी, वैसे तो आप पढ़ लेते, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ा ही देती हूं आपको। मैम कल जो क्वेश्चन दिया था वो बता दो, ऑब्जेक्टिव वाला। राहुल जी कौन सा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ाएंगे भी। पहले आप हेडिंग लिखो, प्राथमिक व द्वितीय कलर। प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? सवाल पूछ लिया जाता है कई बार। प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग वैसे मैंने आपको लिखवा रखा है, लाल, नीला व हरा। ये 3 कलर कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं। 3 कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कैसे होंगे? प्राइमरी होंगे। इंपॉर्टेंट होता है आपका सेकेंडरी कलर, तो आप लिखेंगे सेकेंडरी कलर। समझ जाओगे? सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीयक रंग। द्वितीय रंग में आप लिख लेंगे, जैसे आपका हो गया यहां पे मैजेंटा, मैजेंटा हो गया आपका, पीला कलर हो गया आपका, पिकोक नीला हो गया, पिकोक नीला हो गया। ये सारे कैसे होते हैं? द्वितीय कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं। अब इनको याद कैसे करोगे? जैसे सवाल पूछ लिया जाता है कि द्वितीय कलर मैजेंटा बनाने के लिए कौन से प्राथमिक कलर की जरूरत होती है, यानी कि 3 कलर कौन से होते हैं? प्राथमिक, लाल, नीला व हरा। इन तीनों कलर को आपको मिला के क्या बनाने होते हैं? सेकेंडरी कलर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? सेकेंडरी कलर बनाने होते हैं। जैसे आपने देखा नहीं कई बार कि आपको लाइट येलो चाहिए, आपके पास डार्क पीला कलर है,
ठीक है, और आप उसको हल्का करना है तो आप उसमें सफेद कलर डाल देते हैं, देखा होगा। और सपोज करो कि आपके पास में जैसे रेड कलर है और आपके पास में ये थोड़ा ब्लू कलर है, आप उन दोनों को मिला रहे हो तो हल्का मतलब डार्क पिंक कलर बन रहा है। तो जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। अब सवाल क्या पूछे जा रहे हैं आजकल, देखो हम क्या करते हैं, बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा डीपली जाने की कोशिश नहीं करते। तो मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूं कि अगर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, अधूरा नहीं छोड़ते किसी भी चीज को। चाहे एक ही पेज आज आपने पढ़ा है लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ा है कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कर सकते हैं। मेरे को किसी लड़के ने ब्लॉक कर दिया है, हटा दो ना मेरे को। क्या हुआ अशोक, कहां ब्लॉक कर दिया है आपको? कहां ब्लॉक कर दिया है वो बताओ मुझे, फिर मैं देख लूंगी। आप मेरे को मैसेज कर दो, वहां कमेंट्स में नहीं, मेरे को मैसेज कर दो, मेरे को मैसेज कर दो, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, अब सेकेंडरी कलर कैसे बनेंगे तो आप इसको एक डायग्राम से समझेंगे। हम एक त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं और यही डायग्राम हमारे काम में आएगा। एक डायग्राम बनाओ इस तरीके से, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, रियल में त्रिभुज बन गया। इस तरीके से बनाओ, तीन कलर होंगे और ये तीनों कलर के लिए हमने इसको त्रिभुज में दर्शा दिया। जैसे सबसे ऊपर वाले को आप लिख लो लाल कलर, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी कलर हमें कैसे बनाने हैं। लाल कलर, यहां लिख लो आप नीला, यहां लिख लो आप हरा, ग्रीन। अब इन तीनों कलर को आप कैसे मिलाओ, कि लाल को नीले में मिलाओगे या फिर नीले को हरे में मिलाओगे या फिर हरे को लाल में मिलाओगे, ये तीनों कंडीशन बनेगी। अब देखो, सबसे पहले जब लाल को नीले में मिलाया जाएगा, इस साइन का मतलब समझ रहे हो? इस साइन का मतलब क्या है कि या तो आप लाल को नीले में मिला दो या फिर आप नीले को किस में मिला दो? लाल में मिला दो। तो यहां जो कलर बनता है, ये कलर कौन सा बनेगा आपका? मैजेंटा। यहां जो कलर बनता है, ये कलर कौन सा बनता है आपका? मैजेंटा कलर बनता है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि मैजेंटा कलर में कौन से प्राथमिक कलर होते हैं, तो आप साइड में लिख लेना कि लाल प्लस नीला, लाल और नीला प्राथमिक कलर जब मिलाए जाते हैं तो कौन सा कलर मिलता है आपका? मैजेंटा। और मैजेंटा कलर आपने देखा भी होगा, जो डार्क पिंक होता है ना, डार्क पिंक, वो ही मैजेंटा कलर होता है। तो याद रख लेना, लाल और नीले प्राइमरी कलर मिलके क्या बनाते हैं? मैजेंटा सेकेंडरी कलर बनाते हैं। अब देखो, नीले को किस में मिलाया जा सकता है? हरे में। या फिर हरे को किस में मिलाया जा सकता है? नीले में मिलाया जा सकता है। बात सही है कि नहीं है? क्या किया जा सकता है? या तो नीले को हरे में मिला दो या फिर हरे को किस में मिला दो? नीले में मिला दो। तो यहां जो कलर बनता है आपका, यहां पे वो बनता है पिकॉक नीला, पिकॉक नीला। और आप सबने देखा भी होगा पिकॉक नीला, आपने पहनी भी होगी शर्ट टी शर्ट वगैरह, आती है ना पिकॉक नीली। कैसी आती है? जिसमें हरे और नीले कलर को आपस में मिला के और फिर क्या बनाया जाता है? पिकॉक नीला कलर बनाया जाता है। तो आप साइड में लिख लेना कि हरा और नीला कलर जब आपस में जुड़ते हैं या फिर दोनों को मिलाया जाता है तो जो सेकेंडरी कलर बनता है वो कैसा होता है? पिकॉक नीला होता है। सेकेंडरी कलर कैसा होता है? पिकॉक नीला होता है। याद करने का तरीका यही है, इधर आपको लाल रखना है, फिर नीला रखना है, फिर हरा रखना है। लाल और नीले को मिलाओ मैजेंटा, नीले और हरे को मिलाओ पिकॉक कलर। अब आप किसको मिलाओगे? लाल और हरे को, लाल और हरे को। तो यहां जो सेकेंडरी कलर बनेगा ये आपका पीला कलर बनेगा। कैसा बनेगा? पीला कलर। मुझे बताओ, हमारे पास तीन ही कलर थे सेकेंडरी में, मैजेंटा बन गया है, पीला बन गया है और पिकॉक नीला भी बन गया है। त्रिभुज से मुझे बताओ, समझ में तो आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दो कि ये बात समझ में तो आ रही है क्या? सवाल पूछ लेता है कई बार, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, हरा और लाल जब आपस में मिलाए जाते हैं, हरा और लाल, तो यहाँ जो सेकेंडरी कलर बनता है वो क्या बनता है आपका? पीला बनता है। आपको ऐसे ही याद करने हैं इनको, ठीक है? अब देखो, आप बीच में लिख लो सफेद,
बीच में आपको लिखना है सफेद कलर। अब देखो सफेद कलर कब कब बन सकता है, सफेद कलर कब कब बन सकता है, सारी सिचुएशन आपको समझनी है। अब एक बार मैं क्या करती हूं, इसको मिटा दूं क्या, चलो एक बार एक साथ समझ लो, फिर मैं अलग अलग बना दूंगी ना। जैसे बीच में क्या बना, लिख दिया मैंने सफेद। अब ये सफेद कलर कब 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 बनेगा, देखो जब लाल और पिकोक नीला को मिला दोगे आप, ये लाल हो गया और ये आपका पिकोक नीला हो गया। साइन से समझना, देखो चीज तभी समझ में आएगी जब आपको साइन समझ में आएंगे। यहां ये सफेद कलर कब बनेगा, जब आप लाल और किसको मिला दोगे, पिकोक को मिला दोगे। मुझे बताओ कि कहीं हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर में सफेद को लिखा है क्या, नहीं लिखा ना। तो सफेद ना तो प्राइमरी कलर होता है और ना ही सेकेंडरी कलर होता है। तो सफेद बनता किससे है, प्राइमरी और सेकेंडरी से बनता है। देखो यहां लाल प्राइमरी कलर था और पिकोक नीला कैसा है, सेकेंडरी कलर है। तो लाल और पिकोक नीला जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, सफेद कलर बन रहा है। फिर ये कलर कौन सा है, यहाँ पे नीला है और ये कौन सा है, पीला है। तो नीला कौन सा कलर है, प्राइमरी, और पीला कौन सा है, सेकेंडरी। देखो ये नीला कलर और ये पीला कलर, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो भी क्या बन जाएगा, सफेद कलर बन जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है, नीला कैसा था, प्राइमरी, जबकि पीला कैसा था, सेकेंडरी। तो नीला और पीला जब आपस में मिल रहे हैं तो भी क्या बन जाएगा, सफेद कलर बन जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा बच गया आपका, मैजेंटा और इधर से हरा। मैजेंटा और हरा जब आपस में मिल जाएंगे तो भी क्या बन जाएगा आपका, सफेद कलर बन जाएगा। ये थोड़ा आपको गिचपिच लग सकता है, मैं एक बार इनको थोड़ा अलग अलग बना देती हूँ। ये बात आपने लिख ली होगी जो मैंने साइड में लिखाई थी। देखो हुआ क्या, बस इतना सा याद रखना है। पहला तो त्रिभुज आपको समझ में आ ही गया था, ये दूसरा बना लेते हैं। ये क्या था आपका, लाल कलर, ये कौन सा था, नीला, और ये कौन सा था, हरा। ठीक है, बीच में कौन सा आ गया, सफेद। अब ये सफेद कलर कब कब बनेगा, यहां कौन सा था आपका, सेकेंडरी पिकोक नीला, ये हो गया आपका पिकोक नीला। यहां पे सेकेंडरी कौन सा था आपका, आप क्या लिखेंगे, यहां पे हो गया हमारा मैजेंटा, मैजेंटा। और यहां पे क्या हो गया, आप कहेंगे मैम पीला हो गया। अब देखो पीला और नीला जब आपस में मिलेंगे तो सफेद बनेगा, लाल और पिकोक नीला जब आपस में मिलेंगे तो सफेद बनेगा, और मैजेंटा और हरा जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सफेद मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, ये बात आपको समझ में तो आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आई क्या कि कैसे आप सेकेंडरी कलर निकाल सकते हैं प्राइमरी कलर से, और प्राइमरी और सेकेंडरी से कैसे सफेद कलर बनाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग अनिल, अनिल जी सॉरी। देखो ध्यान से समझो, ये लाल हो गया, ये नीला हो गया, ये हरा हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या कहा कि प्राइमरी कलर जब आपस में मिलाए जाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनते हैं। लाल और नीले को मिलाया तो क्या बना, मैजेंटा। ऐसे समझना इस डायग्राम को, लाल और नीला जब मिला तो क्या बन गया, मैजेंटा। फिर नीला और हरा जब आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया, पिकोक नीला। नीला और हरा जब आपस में मिलाया गया तो सेकेंडरी कलर क्या बन गया, पिकोक नीला। फिर हमने क्या कहा कि सेकेंडरी कलर हरा और लाल जब आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया, पीला बन गया। क्या बन गया, पीला। अब देखो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब ये सफेद कलर कैसे बनता है, तो सफेद कलर एक प्राइमरी कलर होता है और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। देखो सफेद कैसे बना, लाल रंग को पिकोक नीले में मिलाया गया, यानी कि लाल और पिकोक नीले ने मिलकर क्या बनाया, सफेद। फिर हमने क्या देखा कि नीले और पीले ने मिलकर क्या बनाया, सफेद बनाया। फिर हमने क्या देखा, हरे और मेजेंटा ने मिलकर क्या बनाया, सफेद कलर बनाया। अब मुझे जल्दी बता दो, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, फिर हम आगे चलते हैं। आ गई क्या ये बात समझ में, बताओ। ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बट आज पढ़ा है पहले तो समझ में आ गया होगा। पढ़ा है क्या किसी ने या फिर नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ। पढ़ा है पहले किसी ने ये बात, ओके अनिल, पहले पढ़ी है तो शायद समझ में आ गई होगी। नहीं पढ़ी राहुल, अब समझ में आ गई। कभी नहीं भूलोगे परवीन, ऐसे ही बना लो, नोट्स में डायग्राम बना लो, जल्दी बनाओ। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी साथ। अच्छा पीएमटी में पढ़ा था गौरविंदर कौर, पीएमटी किए तो पक्का पढ़ा होगा।
चलो आगे फिर। हाँ नील, पहली क्लास ऐप लाइव। चलो चलूं क्या आगे? जल्दी बता दो, क्लियर है तो आगे चलते हैं। वैसे तो फायदा ही हो गया जिन लोगों ने आज की क्लास एक और लगा दी लाइट की, नहीं तो छूट जाता ना ये, और तुम तो पढ़ते भी नहीं। चलो फिर मिटा देती हूं। मोनू सिंह बोल रहा है चलो, चलना भाई। अब आप हेडिंग लिखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी लिख ही लो। प्रकाश का व्यतिकरण, इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के, और हो सकता है इसके टाइप भी आपसे पूछ लिए जाएं। और जो थ्योरी है बिना काम की वो आप पढ़ सकते हैं, वैसे सवाल पूछे नहीं जाते उस थ्योरी से, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। चलो हेडिंग लिखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, ये क्या होता है? पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख रही हूं। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख रही हूं, उस डेफिनेशन को समझना है, ठीक है? डेफिनेशन क्या होती है? समान आवृत्ति की, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, समान आवृत्ति की। आवृत्ति का मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फ्रीक्वेंसी, ठीक है? आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, प्रकाश किरणें नहीं लेंगे हम, दो प्रकाश तरंगे, लाइट वेव, समान कला से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, देखो राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, थी मेरी राइटिंग अच्छी, अब है नहीं। जब मैं स्कूलिंग में थी तो मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, अब नहीं है। समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे समान कला से एक ही दिशा में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो इनकी तीव्रता बदल जाती है। तीव्रता, इंटेंसिटी, इस घटना को आप क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को आप क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब क्या है? देखो आपके पास में x और y, ध्यान से सुनो, दो प्रकाश की तरंगे हैं, ये दोनों प्रकाश की क्या है? तरंग है। दोनों तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, आवृत्ति भी कैसी है? समान है। और ये समान कला से समान दिशा में क्या होती है? अध्यारोपित होती है। और जिस बिंदु, किसी बिंदु पर जब ये अध्यारोपित होती है तो इनकी जो तीव्रता होती है, इस तीव्रता का मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तीव्रता का मान क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस घटना को आप क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी पूछने लायक चीज, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों की आवृत्ति का मान समान होना चाहिए या फिर असमान होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण तभी होगा जब इनकी आवृत्ति का मान कैसा होगा? समान होगा। तो आवृत्ति कैसी होगी? समान होगी, ठीक है। इसके बाद इनकी कला भी कैसी होगी? समान होगी। इनकी दिशा भी कैसी होगी? एक ही होगी। दिशा भी क्या होगी? एक ही होगी। फिर अगर ये किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो जाती है तो इनकी इंटेंसिटी, फिर पूछा जाएगा कि क्या इनकी इंटेंसिटी बदलती है? तो आप क्या कहेंगे? आवृत्ति समान,
कला समान, दिशा समान, लेकिन जब अध्यारोपित हो जाती है तो इनकी इंटेंसिटी, तीव्रता का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा सवाल आपको इस डेफिनेशन से देखने को मिलेगा प्रकाश के व्यतिकरण से। जैसे इसके अनुप्रयोग लिखती हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, व्यतिकरण की घटना कहां कहां देखने को मिलती है। जैसे पानी की सतह पर देखा होगा आपने, पानी की सतह पर गिरी हुई तेल की बूंद का चमकता हुआ दिखाई देना या फिर रंगीन दिखाई देना, तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, किया है तो अगर किसी का माइंड शार्प होता है ना, शार्प का मतलब हम हर चीज में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अगर तेल की बूंद से नहीं समझ रहे तो कैरोसिन तो सबके घर पे होगा, मिट्टी का तेल होगा ना। अगर किसी पानी की सतह पे मिट्टी के तेल को गिराया जाता है या फिर गलती से गिर जाता है तो वो हमें रंगीन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये पूछा जाता है कि पानी की सतह पर गिरी हुई तेल की बूंद हमें रंगीन दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, प्रकाश का क्या होता है, व्यतिकरण होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख लेंगे साबुन के बुलबुलों का। आप जब कपड़े धोते हो और धूप में कपड़े धो रहे हो, आपने देखा होगा कि जब आप धूप में कपड़े धो रहे हो तो आपने देखा होगा साबुन के जो बबल होते हैं, बबल का मतलब बुलबुले, तो साबुन के, पानी के बुलबुले नहीं बोल रही हूं मैं, पानी के बुलबुले। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मैम बुलबुले तो पानी के बनते हैं। नहीं, जब आप कपड़े धो रहे हो, साबुन को यूज में ले रहे हो तो वहां साबुन के बुलबुले बनते हैं, सोप के। तो साबुन के जो बबल्स होते हैं या फिर बुलबुले होते हैं, नाम कुछ ऐसा, ये बोला नहीं जा रहा है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, ये सारी कौन सी घटना के कारण होता है, व्यतिकरण घटना के कारण होता है। यहां क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। आई बात समझ में? यानी कि व्यतिकरण है क्या, बस इतना याद रखो। व्यतिकरण है क्या? व्यतिकरण क्या है कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे समान कला से समान दिशा में अध्यारोपित होती है किसी बिंदु पर, और अगर उनकी तीव्रता का मान बदल जाता है तो वहां पे जो भी वस्तु है वो रंगीन दिखाई देती है। उसे आप क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है कि पानी की सतह पर गिरी हुई तेल की बूंद, और मोस्टली होती है कैरोसिन की, जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसकी बूंद जब पानी की सतह पे गिर जाती है तो वो कैसे दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। फिर हमने क्या कहा कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। अब ऐसे नहीं है कि आप अंधेरे में कपड़े धो रहे हो और फिर आप देखो कि साबुन के बुलबुले चमकते हुए दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो, ये जो व्यतिकरण होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। ये बार मिटा रही हूं मैं, लिख लिया होगा शायद आपने। ये व्यतिकरण होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, और वो लिख ही लो, क्या पता पूछ लिया जाए, क्या पता पूछ लिया जाए, तो आप लिख लेंगे। सबसे पहला लिखेंगे आप संपोषी व्यतिकरण। ये व्यतिकरण भी कितने प्रकार का होता है, आप क्या कहेंगे, टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आप लिख लेंगे संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। और दूसरा आप लिख लेंगे विनाशी व्यतिकरण, ये हो गया आपका विनाशी व्यतिकरण। देखो संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब अध्यारोपित होने पर, अध्यारोपित होने पर तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है। जब अध्यारोपित होने पर तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है तो आप संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे, और जब अध्यारोपित होने पर तीव्रता का मान जीरो, तीव्रता का मान शून्य यानी जीरो या न्यूनतम हो जाता है,
तो आप इसे क्या लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण लिखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान होता है न्यूनतम या फिर अधिकतम, आप क्या कहते हैं, अधिकतम। अगर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और अगर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता का मान शून्य भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। ये हो गया आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जल्दी बताओ, आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। देखो आज वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपके थोड़े बहुत छूट गए थे। क्या हुआ अशोक कुमार, बताओ जल्दी बताओ। ये बात समझ में आई क्या कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। हम सवाल की बात करते हैं, देखो हम 11th-12th में नहीं है कि हमें थ्योरी लिखनी है। जब थ्योरी लिखनी होती थी तो हमें रटने की जरूरत भी पड़ जाती थी कई बार, और अगर मेरे जैसे हो तो एक बार देखते याद हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि हम एक बार बुक को देखते हैं तो वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाती है। एक बार आज आपने कुछ पढ़ा, लेजर किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं, बाद में करेंगे लेजर की बात, ठीक है। होंगे आप में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमें अगर एक बार या तो बोल दिया किसी ने या फिर एक बार हमने पढ़ लिया तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, फिर हम भूलते नहीं है उसको। अब चाहे उसको आप रट्टा मारना बोल दो, चाहे आप उसको समझना बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना, तो अगर आप पूरे दिन भी मैंने दोबारा नहीं पढ़ा, अगर आप मेरे से उसमें से कुछ पूछोगे ना तो मैं वहां से बता दूंगी आपको। ये मेरे साथ भी होता है। और ये किस कारण से होने लगा, हम रेगुलरिटी रखते हैं बुक्स के साथ। रेगुलरिटी का मतलब 4-5, ज्यादा भी नहीं, मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता, 4 से 5 घंटे मिलते हैं केवल पढ़ने के लिए। तो 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना तो केवल पढ़ो। वो 4 से 5 घंटे ऐसे डिसाइड करो, वो 4 से 5 घंटे ऐसे डिसाइड करो कि उस टाइम पे कोई डिस्टरबेंस होना ही नहीं चाहिए। फोन को बंद कर दो, अपना रूम बिल्कुल अंदर से बंद कर लो और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो। सारा काम वाम करके फिर पढ़ने बैठो कि अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बीच में मम्मी उठाने आ गई खाना खा ले, बीच में बहन आ गई चाय पी ले, होता है ना ऐसा, तो हम एक बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं क्या, यूज पूछा जाता है, यूज पूछा जाता है, केवल नीट में अपने इनमें पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट में इनमें पूछा जाता है, और एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। बिल्कुल अनिल चलो हो गई ये बात। राहुल आपने डाला है क्या, कब डाला था? देखो आज की तो मैं बता देती हूँ, आज मेरे फोन में नेट नहीं है, मतलब बैलेंस खत्म है। तो अगर आज आपने मैसेज डाले हैं तो मैं देख नहीं पाऊंगी। योगी जी अगर आप कोई भी मैसेज कर रहे हैं ना आज मुझे, तो मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि मेरे फोन का नेट क्या बैलेंस ही खत्म हो गया है। आपने डाल रखा है। रमेश योगी आंसर देना आप मेरे फोन पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगी, बट अभी नहीं, अभी तो बैलेंस ही नहीं है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता। अच्छा कल डाला था क्या, चलो फिर तो मिल जाएगा शायद। तो बाबा ये सारे एक साथ ऐसा थोड़ी होता है, इसमें कंप्लीट आ रखी है, केवल ये लाइट वाले चैप्टर के नहीं है। आपने जो क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो केवल लाइट वाले चैप्टर के नहीं है, लाइट वाले चैप्टर के इसमें 3 सवाल है केवल, और अदर चैप्टर्स के हैं, तो सारे कंप्लीट तो करें अपन पहले। ना ना ना, मुझे लगा केवल इसी चैप्टर के होंगे। क्या नाम आपका, विक्रम सिंह ने डाल रखे हैं ये। चलो और कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले एक बात लिखो, नोट लगा के, नोट लगा के लिखो।
प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, पीडीएफ ऐड करवा देंगे। क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी 9 बजे। पहले एक बात लिखो, इंपॉर्टेंट चीज लिखो एक। देखो आज आप मैसेज डाल देना मुझे, आज पूरे ऑब्जेक्टिव करके आप मैसेज डाल देना 6 बजे के बाद में, 6 से 9 बजे के बीच में मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, मैं चेक कर लूंगी कोई दिक्कत है तो। अभी तो मेरे पास मैसेज ही नहीं है क्योंकि कल से मेरा बैलेंस खत्म है। कल दोपहर से ही, दोपहर 12 बजे बाद से बैलेंस खत्म है। तो अभी हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक कर लूंगी। रविंदर भास्कर, अच्छा चलो एक बात लिखो, ओके ओके याद रह जाएगा मुझे। देखो आपने पोलेराइड का नाम सुना है? पोलेराइड्स, पोलेराइड का नाम सुना है क्या? पोलेराइड सुना होगा पोलेराइड का नाम। देखो इस पोलेराइड का यूज बहुत पूछा जाता है कि इस पोलेराइड का यूज किस में किया जाता है। सबसे पहले तो ये पोलेराइड बनता किससे है? किसी को पता है तो मुझे बताओ कि ये पोलेराइड किससे मिलके बना होता है? कौन से पदार्थों को मिलाया जाता है कि हम पोलेराइड का निर्माण कर सकते हैं? नहीं पता होगा शायद। तो देखो पोलेराइड को बनाने के लिए हमें चाहिए नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस हर्पेथाइड। हर्पेथाइड, ये दो ऐसे केमिकल होते हैं, दो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपस में जुड़, इनको जब मिलाया जाता है, इनकी सीट को जब आपस में जोड़ा जाता है तो पोलेराइड बनते हैं। क्या क्या जोड़ा जाता है? नाइट्रोसेल्यूलोज और हर्पेथाइड। नाइट्रोसेल्यूलोज और आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारा पोलेराइड बनता है। देखो इस पोलेराइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले जो 3D देखने के लिए, यानी कि हम जो 3D मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, देखा भी होगा सबने, और वो डरावनी सी मूवी दिखाते हैं भूतों की ऐसे कि हमारे अंदर ही आ रहे हैं। जब वो 3D का चश्मा आप लगाते हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे लगता है उस मूवी को देखने पे कि जो कैरेक्टर वहां पे, मतलब जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो ऐसे लग रहा है कि सब हमारे आसपास ही चल रहा है, हमारे चारों तरफ ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे हमें 3D में दिखाया जाता है। हमें तीनों एक्सिस दिखते हैं, एक्स भी दिखता है, वाई भी दिखता है, और किस में दिखता है? जेड में भी दिखता है। ठीक है, तो 3D मूवी के लिए जो हम चश्मा काम में लेते हैं, जो चश्मा काम में लेते हैं, इस चश्मे में क्या लगा होता है? पोलेराइड लगा होता है। पोलेराइड लगा होता है। क्या लगा होता है? पोलेराइड। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि 3D मूवी देखने के लिए जो चश्मा काम में लिया जाता है उसमें कौन सा, या फिर वो किससे मिलकर बना होता है? वो पोलेराइड से मिलकर बना होता है। और पोलेराइड किससे मिलकर बने होते हैं? पोलेराइड नाइट्रोसेल्यूलोज और हर्पेथाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप गाड़ियां चलाते हो, कार, सपोज करो आपके पास गाड़ी है, अच्छे वाली है, जो फिलहाल में कोई अच्छी लॉन्च हुई होगी, अच्छी गाड़ी है आपके पास, और सामने से आपकी एक गाड़ी और आ रही है, यानी दो गाड़ियां आमने सामने चल रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं रात को। अब अंधेरे में क्या होगा? सब लाइटें ऑन करके चलेंगे, तो लाइटों की वजह से इसको इसकी लाइट से और इस गाड़ी वाले को इसकी लाइट से क्या उत्पन्न होगी? चकाचौंध उत्पन्न होगी। होता है ना ऐसा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, चकाचौंध उत्पन्न होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस चकाचौंध से बचने के लिए जो गाड़ियों में जो मिरर लगी है सामने वाली, इस मिरर में क्या मिला दिया जाता है? पोलेराइड। क्या मिला दिया जाता है? पोलेरोइड मिला दिया जाता है। तो ये पोलेरोइड का काम क्या होता है? चकाचौंध से बचाता है, चकाचौंध से बचाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चकाचौंध से बचाने का काम करता है कौन? पोलेराइड। जैसे मान लो गाड़ियां वगैरह चल रही है, बाइक्स, जो भी है, जो लाइट की वजह से चकाचौंध उत्पन्न होती है, तो इस चकाचौंध से बचने के लिए भी गाड़ियों के अंदर जो हम ग्लास लगवाते हैं उसकी जगह हम पोलेराइड भी लगवा सकते हैं। तो पोलेराइड क्या करता है? जैसे महंगे जो ग्लास आते हैं ना, जैसे एक तो कुछ सस्ते ग्लास आते हैं, मिरर आती है सामने वाली, और कुछ एक महंगी भी आती है। जो महंगी आती है ना,
जो महंगी आती है वो क्या होती है, पोलेराइड ग्लास होता है, सुना होगा सबने, वो पोलेराइड ग्लास होता है। और पोलेराइड ग्लास महंगा होता है क्योंकि इसका एक स्पेशल यूज होता है कि ये चकाचौंध से क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो 3D मूवीज में भी हम किसको काम में लेते हैं, पोलेराइड को काम में लेते हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि पोलेराइड क्या कर देता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो ऑटोमेटिक चकाचौंध कम हो जाती है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है, चकाचौंध क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पोलेराइड्स का यूज कहाँ का, पोलेराइड होते क्या है, नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइड से मिली एक बनकर एक सीड से एक ग्लास सा होता है। ये पोलेराइड करता क्या है, अध्रुवित प्रकाश को किसमें बदलता है, ध्रुवित में। अध्रुवित प्रकाश क्या क्या हो गया, जैसे बल्ब का हो गया, ट्यूबलाइट्स का हो गया, ठीक है, हमारी जो कार वगैरह हैं उनकी लाइट्स का हो गया, सारा कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। और अध्रुवित प्रकाश हमें क्या करता है, नॉन पोलराइज्ड होता है, ये हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पोलराइड को काम में ले सकते हैं। और पोलराइड क्या कर देगा, वहां पे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देगा। तो ध्रुवित प्रकाश की जो कलाएं होती है, डायरेक्शन होती है, वो बिल्कुल एक होती है, जबकि अध्रुवित प्रकाश कभी कला उसके ऊपर जा रही है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो हमें क्या होता है, कभी प्रकाश ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, तो हमें चकाचौंध उत्पन्न होती है। तो इन सबसे बचने के लिए हम पोलराइड को काम में ले सकते हैं। प्लस 3D मूवी के लिए भी हम किसको काम में ले सकते हैं, पोलराइड को काम में ले सकते हैं। ये आज आपका लाइट वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब थोड़ा सा जो बचा है आपका, देखो और सवाल इतने पूछे नहीं जाते हैं, और टॉपिक से जहां तक पूछे जाते हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिया।